हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे नियोजन और आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में नियोजन के लक्षण। भारत में नियोजन के लक्षण। भारत में नियोजन के लक्षण की यदि हम बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ जनता स्वतंत्र होकर यानी कि बिना किसी बाहरी दबाव के सरकार का चुनाव करती है। ये सारा सिस्टम हम जानते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल आवर डिसीजन मेक बाय इंडियन पीपल, पॉलिसीज, मेनी इश्यूज, लार्जेस्ट रूल रेगुलेशन डेवलपमेंट, ऑल आवर कंडीशन आर रिलेटेड और आवर पीपल। ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम डेवलप होता है, हमारे जो रूल रेगुलेशन डेवलप होते हैं, हमारी जो पॉलिसीज होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उन सब को कौन सॉल्व करता है? जनता सॉल्व करती है, यहाँ की लोकल पीपल सॉल्व करती हैं। इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनता है। इस व्यवस्था को हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। इससे आगे यदि हम आगे देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा आजादी से लेकर आज तक की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और इस समय हम जानते हैं इंग्लैंड से जब आजादी मिली तो हमने केंद्रीयकृत व्यवस्था अपनाई। हमने बाहरी व्यापार पर जोर नहीं दिया, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई। इसके पीछे कारण क्या था? जब ब्रिटेन के लोग यहाँ आए, इंग्लैंड के लोग यहाँ आए तो उन्होंने व्यापार करने का ही माध्यम अपनाया था। धीरे धीरे वो व्यापार इतना सघन हो गया कि उन्होंने अपने सैनिक टुकड़ियां भी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शासन व्यवस्था में उन्होंने हिस्सेदारी अपना ली और फिर वो यहाँ राज करने लग गए। कारण ये हुआ कि हमारे इन पॉलिसी पर कहीं नियंत्रण हमारा था ही नहीं और हम समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। इसीलिए हमने बाहरी व्यापार को कर दिया लगभग बंद और हम केंद्रीयकृत व्यवस्था यानी कि अपने स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चलना क्या करते हैं? शुरू। कब? आजादी के बाद। हमें कारण पता था कि हमारा शोषण हो सकता है, बाहरी कंपनियां वापस कब्जा कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से हम भुगतभोगी थे, बाहरी व्यापार के दबाव हम झेल नहीं पाएंगे और दुनिया से कैसे जुड़ना है इसका अनुभव हमें इतना नहीं था और देश अभी युवा था क्योंकि आजाद हुआ है। आजादी के समय हमें यह अनुभव ही नहीं था कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं आएंगी, किस प्रकार से आगे जाकर हमें कार्य करना है, क्योंकि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जख्मों से भरे हुए थे। हम उस अनुभव से गुजर चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे हम विकेंद्रीकरण की तरफ जाने लगे। विकेंद्रीकरण, इसके पीछे जाने का कारण भी था क्या? एक तो बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े प्रशासन को संभालने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था से हमें किस ओर जाना पड़ा? विकेंद्रीकरण की तरफ जाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी, ये हमें जानबूझकर करना पड़ा क्योंकि प्रशासन एक छोटे क्षेत्र में तो केंद्रीकृत व्यवस्था हो सकती है, बड़े क्षेत्र में कभी भी विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अलावा काम नहीं चल सकता। फिर धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़े और हम लोग उदारीकरण की तरफ गए। ये उदारीकरण वैश्वीकरण भी कहलाता है, वैश्वीकरण, और ये अपनाया गया था 1991 में। भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाया? 1990 के दशक में, सोवियत संघ विघटन के बाद। तो ये हमारी मजबूरी थी। कारण क्या था कि हम चाहते हुए भी, हम ना चाहते हुए भी हमारे देश के संबंध बाहरी व्यापार से जोड़ना चाह रहे थे क्योंकि स्थानीय संसाधन इतने सक्षम नहीं थे, इतने कैपेबल नहीं थे कि स्थानीय कार्य को पूरा कर सकें या स्थानीय व्यवस्था को पूरी तरीके से निभा पाएं। इसीलिए इन्होंने उदारीकरण की व्यवस्था को जोर दिया और जोर इतना ज्यादा दिया कि हर क्षेत्र में वैश्वीकरण हमें अपनाना पड़ा क्योंकि हमारी जनसंख्या की आवश्यकता हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए केंद्रीकृत व्यवस्था, स्थानीय संसाधन हमें कम पड़ने लगे और मजबूर होकर हमें वैश्वीकरण और उदारीकरण अपना पड़ा। इसका दूसरा बिंदु भी है
कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के बिना जीवन संभव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर यदि देखें तो वैश्वीकरण एक विकास का माध्यम है। आज दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज दुनिया का हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाषा, संस्कृति, जीवन, हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव से बच नहीं सकते। इसीलिए वैश्वीकरण केवल मजबूरी में अपनाया ये 100% सही नहीं है। वैश्वीकरण हमें लाभ भी प्राप्त करता है। हम वैश्वीकरण पढ़ भी चुके हैं, आगे और भी पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का फायदा भी है तो नुकसान भी है, और इसीलिए मजबूर होकर तो वैश्वीकरण हमने अपना है। साथ में विकास भी आता है, इससे पूंजीवाद भी आता है, समृद्धि भी आती है, क्वालिटी भी आती है, संस्कृति भी डेवलप होती है, बहुत सारे विचार भी हमारे जीवन में आते हैं। तो ये भारत में नियोजन के लक्षणों में एक लक्षण ये भी है। तो भारत में नियोजन के स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिए प्रकार कि शुरुआत में केंद्रीकृत व्यवस्था थी, फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था आई, फिर उदारीकरण को हमने। भारत में नियोजन के लक्षण की बात करें तो भारत में सरकारें जनता के द्वारा बनती हैं। सरकारें जनता के द्वारा बनती हैं। और ये सरकारें नीति का निर्माण करती हैं, और ये नीति निर्माण जब तक ये सरकार रहती है तब तक चलता रहता है। बाद में सरकारें बदलती हैं तो नई नीति आती है। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि राष्ट्र का महत्व या राष्ट्रहित कभी भी गौण नहीं होता है, साइड में नहीं रखा जाता है। भारत में नियोजन के लक्षणों की बात करें तो सरकारें जनता बनाती हैं। जनता के साथ साथ जब सरकार बन जाती है तो वो विकास के नियोजन के नियम बनाती है, लक्ष्य का निर्धारण करती है, नीति का निर्माण करती है। और जब सरकारें समय पूरा होने पर बदलती हैं, चुनाव हार जाती है, नई सरकारें आती हैं, तो नीति भी कैसी आती है, नई नीति वो लेकर आते हैं। लेकिन चाहे पुरानी सरकार हो चाहे नई सरकार हो, सरकार का कैसा भी रूप क्यों ना हो, सरकार किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, भारत की सरकारों की सबसे बड़ी विशेषता है कि राष्ट्रहित में कभी भी कमी नहीं आती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और राष्ट्रहित को गौण कभी नहीं किया जाता है। ये भी भारत के नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद अगली विशेषता इसमें देखें तो भारत के नियोजन की विशेषता है कि भारत के नियोजन में या विदेश नीति में, दोनों में ही कभी भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। हम बात करें नियोजन में तो चाहे सरकारें कितनी भी आ जाएं, कोई बहुत बड़ा यदि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है तो उसमें इतनी आसानी से परिवर्तन हम नहीं करते हैं। पुरानी सरकार बदलने पर भी, नई सरकार आने पर भी उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जाता है। हो सकता है सरकार कार्य धीमा कर दे, हो सकता है सरकार उस काम को डिले कर दे, लेकिन जो बहुत बड़ा मात्रा में पैसा लगा हुआ है ऐसे प्रोजेक्टों को कभी बंद नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती, अचानक किसी पॉलिसी को बंद नहीं करती है। इसके बाद एक स्लोगन है और ये स्लोगन ही क्वेश्चन बनकर हमारे एग्जाम में हमारे सामने आता है। अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। स्लोगन है अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। ये एक स्लोगन है, ये सबको याद होना चाहिए। ये स्लोगन है नियोजन का कि अच्छा नियोजन से क्या आती है, राष्ट्र समृद्धि मिलती है, या अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का क्या है, प्रतीक है। और इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा, स्पष्ट कीजिए अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत में नियोजन के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगे, या यूं कह सकते हैं भारत में विकास के लिए, समृद्धि के लिए कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे, या अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। ये 3-4 सवाल यहाँ पर बनते हैं और सबका आंसर क्या है, एक ही है।
पहला इसमें बिंदु बनेगा संसाधनों का अधिकतम उपयोग। आपको इसकी डिटेल करनी है, बहुत ध्यान से समझना है, बड़ा सवाल यहाँ से बनता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग का अर्थ ये नहीं है कि हम संसाधनों को मैक्सिमम कंज्यूम करें, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसाधनों की लास्ट लिमिट तक हम यूज करें। जैसे पेट्रोल की बात करें, हम लोग पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पहले 2 स्टॉक चलता था। 2 स्टॉक में क्या होता था, एक बूंद पेट्रोल की होती थी और एक बार हवा आती थी इसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पेट्रोल का बहुत ज्यादा उपभोग करता था ये टेक्नोलॉजी। फिर 4 स्टॉक टेक्नोलॉजी आई, इसमें एक बूंद पेट्रोल की और 2 बार हवा निकलने लग गई। फिर अभी 6S वाली टेक्नोलॉजी आई है, तो ये लास्ट लिमिट तक यानी कि 1 बूंद और 4 एयर की ड्रॉप सिस्टम वाला सिस्टम है। यानी कि पेट्रोल लास्ट लिमिट तक जलता ही रहेगा और एयर का कंज्यूम भी इसमें होगा। यानी कि पेट्रोल अब बाहर नहीं जाएगा, लास्ट लिमिट तक उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे ही हम ईंधन की बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्या है ईंधन की लेकर, ऊर्जा संसाधनों को लेकर, पूरे विश्व में संसाधनों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। जो चीज हमने ली है प्रकृति से उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दें, संसाधन पृथ्वी से गर्भ से हम निकालने लग जाएं और उनको भयंकर तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितने संसाधन हमारे पास हैं उनका 100% इस्तेमाल हमें करना होगा, 100% उपयोग उसका हमें करना होगा। दूसरा है कृषि पशुपालन का समांतर विकास। कृषि और पशुपालन के बीच में हमें समानता लानी होगी। जिस प्रकार से शुरुआती समय में हमें कृषि पर ही जोर दिया गया, बहुत ज्यादा पंचवर्षीय योजना विकास में कृषि पर हमने फोकस किया, वो उस समय की प्राथमिकता भी थी कि हमें कृषि पर जोर देना अनिवार्य है, क्योंकि उद्योग धंधे भी कृषि के बिना चलना संभव नहीं है। इसीलिए उस समय की डिमांड थी, कृषि पर जोर दिया, ठीक बात है। लेकिन पशुपालन भी इसके साथ साथ होना चाहिए, यानी कि मिश्रित कृषि की तरफ हमें जाना होगा। केवल पशुपालन संभव नहीं है, केवल कृषि संभव नहीं है। कृषि और पशुपालन दोनों को एक साथ लेकर समांतर हम चलेंगे तो अच्छा विकास, एक अच्छे नियोजन की तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि पशुपालन जो डेयरी से संबंधित होता है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, वो हमारी जीडीपी और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधार देंगे। कृषि से हमें कच्चा माल भी मिलेगा और ये दोनों आपस में समांतर एक दूसरे के विकास में सहयोग भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में संप्रेषण क्षेत्र में विकास। इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो आधुनिक जीवन में विलासितापूर्ण जीवन बहुत आसान अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े विकास की हमारे यहाँ मांग है। जैसे सोलर ऊर्जा की मांग आज सबसे ज्यादा विश्व में है और सबसे ज्यादा अगर इसके यूं कहें भविष्य में उपयोगिता हो सकती है, भविष्य में उपलब्धता हो सकती है, वो दोनों ही भारत में उपलब्ध हैं। राजस्थान में नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में 42 से 45 डिग्री होता है और ये सौर ऊर्जा के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। हमारे यहाँ पवन ऊर्जा के क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पवन की गति बहुत तेज गति से होती है, तो उस क्षेत्र में भी हम लोग आगे जा सकते हैं। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल माध्यम है, यातायात के साधन है। हम एक से दूसरे से संचार के माध्यम से जो भी बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए। यदि एक जगह हमने कोई चीज इजाद कर ली है तो दूसरी जगह उसका विकास होना बहुत जरूरी है, ताकि वहां से उसका लाभ प्राप्त हो सके। शासन या नौकरशाही तंत्र की पारदर्शिता। नौकरशाही तंत्र भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। ब्यूरोक्रेट्स जब तक ईमानदार नहीं होंगे, पारदर्शिता नहीं होगी शासन में, तब तक आम जनता को ये पता ही नहीं लगेगा कि शासन में पॉलिसी कैसी बन रही है, प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो नौकरशाही अपने फायदे के लिए पॉलिसी को डेवलप करती हैं और कहीं ना कहीं जो समाज का विकास होना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर देती हैं। इसीलिए शासन और नौकरशाही तंत्र में
पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है, जिससे आम जनता के कार्य बहुत आसानी से हो सकते हैं। वंचित क्षेत्र पर ध्यान देना, ये कल भी हमने पिछले वाले टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्र पीछे रह गए वो आर्थिक बोझ बनेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था की भाषा में कहें तो स्टूडेंट अर्थव्यवस्था पर बोझ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इतना सा जानती है, अर्निंग सोर्स अगर नहीं है आपके पास तो आप एक प्रकार से बोझ हैं। जैसे परिवार में 10 लोग कमाने वाले हैं और इनमें से परिवार में 10 टोटल लोग हैं, इसमें अर्निंग सोर्स वाले 7 लोग हैं, तो 3 लोग इनकी अर्थव्यवस्था को या इनकी जीडीपी में कमी ला रहे हैं और ये 3 लोग एक प्रकार से बोझ ही हैं अर्थव्यवस्था पर। तो जो वंचित क्षेत्र है उन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वो हमें विकास में बाधा ना बने, सहयोग पहुंचाएं, क्योंकि किसी न किसी में जो अगर कोई कमी है तो उसमें अच्छाई भी जरूर होगी। इसीलिए वंचित क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उनके रिसर्चों, उनके जो सोर्स हैं उनको डेवलप करना होगा, उनके नॉलेज को डेवलप करना होगा, संप्रेषण बढ़ाना होगा, वहाँ के खनिजों को निकालना होगा, एक विचारधारा से जोड़ना होगा, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना होगा, तो अच्छा नियोजन डेवलप हो सकता है। इसमें हम आगे देखें तो राष्ट्र समृद्धि के प्रतीक के रूप में शिक्षा का आधुनिकीकरण और प्रसार होना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, बहुत पहले हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद आज लगभग 40 वर्ष बाद में नई शिक्षा नीति आई है। शिक्षा का आधुनिकीकरण होना चाहिए। शिक्षा के आधुनिकीकरण का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। शिक्षा आधुनिकीकरण हो जाएगी तो कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इससे समझने में आसानी होगी, मास कम्युनिकेशन बढ़ेगा, संप्रेषण बढ़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे अभी पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा करवाया, बहुत सारे इंडियंस स्टूडेंट वहां ना जाकर यहाँ ऑनलाइन स्टडी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कर ली। तो ये शिक्षा का आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है और इसका समाज के लास्ट लाइन तक, अंतिम पंक्ति तक प्रसार भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कोई समाज का वर्ग, समाज का समूह या मोहल्ला या घर शिक्षा से वंचित हो गया तो हमारे समाज में विकास में भागीदार बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए शिक्षा का सबसे बड़ा जो रूप बदलना है वो आधुनिक शिक्षा हमें लानी होगी। आधुनिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आश्रित हो जाए। आधुनिक शिक्षा का मतलब ये है कि वर्तमान की जो उपयोगिता है, वर्तमान की जो डिमांड्स हैं, वर्तमान की जो हमारी समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट करने वाली शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। हमें परंपरा शिक्षा को भी नहीं छोड़ना है, आधुनिक शिक्षा को भी पूरा नहीं अपनाना है, दोनों का मिश्रण लेना है। यानी कि हम धरातल से भी जुड़े हुए हैं और उसी धरातल को हम आगे बढ़ा दें और आधुनिक शिक्षा से हम जोड़ दें तो आधुनिक शिक्षा का हमें प्रादुर्भाव मिल जाएगा, शिक्षा का आधुनिकीकरण मिल जाएगा। उसके बाद प्रसार की बात करें तो शिक्षा का प्रसार स्वतः ही होता है। यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसीलिए शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा का मतलब ये हुआ कि जितने भी शिक्षित युवा हैं, जितने भी रोजगार प्राप्त करने वाले युवा हैं, जो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। उनकी जो शिक्षा है उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो बौद्धिक संपदा का 100% उपयोग जब तक हमारे यहाँ नहीं होगा, विकास संभव नहीं है, नियोजन नहीं आ सकता है। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा पर ज्यादा से ज्यादा जोर हो, बौद्धिक संपदा का हम यूज कर सकें और वो हमारे काम आ सकती है। कौशल विकास, हमारे यहाँ शिक्षा अगर देखें तो बहुत सारा शिक्षा का पार्ट हम यूज ही नहीं कर पाते। शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए होती है, इसमें गेम्स भी आते हैं, सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है, मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, शैक्षणिक तो होता ही होता है, राजनीतिक डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखें तो हम एक लकीर पीटने वाला डेवलपमेंट करते हैं और वो है किताबी ज्ञान। केवल किताबी ज्ञान संपन्नता नहीं ला सकता, बहुत सारे बच्चों में स्किल्स डेवलप करने होंगे। स्किल में हम देखें तो बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मॉनिटर की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक लीडर की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक राजनेता की कैपेसिटी होनी चाहिए, समाज में आपदा के समय कैसे ट्रीट किया जाता है तो प्राकृतिक भी उसे नॉलेज होना चाहिए।
तो कौशल डेवलप करने होंगे, हमें हर क्षेत्र में कौशल डेवलप करने होंगे, और ये विद्यालय प्रबंधन के अलावा कहीं संभव नहीं है। विद्यालय ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बच्चे में सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा भारत में नियोजन के लक्षण टॉपिक खत्म होता है। अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है, ये स्लोगन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, भारत में नियोजन के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, भारत में नियोजन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि के लिए प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। या यूं सवाल आ सकता है कि कोई भी राष्ट्र अच्छा नियोजन कैसे अपना सकता है, उसमें भारत का नाम नहीं आए, तब भी यही सारी चीजें उसमें आएंगी।